हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं जेपी यादव अनफिल्टर्ड जेपी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं कुछ दिनों यानी कि 1 नवंबर 2025 से 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह मेरा प्रैक्टिस करने का तीसरा दिन है। आज 3 नवंबर है। तो अगर आप लोग 10 पॉइंटर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो जल्दी से बता दे रहा हूँ कि 10 पॉइंटर्स का प्रैक्टिस करने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है। 10 पॉइंटर्स प्रैक्टिस में हमें करना यह रहता है कि हमें 10 पॉइंट लिख लेने रहते हैं और उनके ऊपर जो भी दिमाग में आए बोलते जाना है और सभी डॉट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाना है, यानी सभी पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को स्किल को बूस्ट करना है। ऐसे सभी हम पॉइंट्स को मिलाते हुए बिना रुके बोलते हैं तो हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, जिससे हम कहीं भी आसानी से बोल लेते हैं, चाहे कहीं भी हो, बिना रुके बिना झुके। तो चलिए मैं आज फिर से हम लोग कलम और कापी उठा लेते हैं और 10 पॉइंट्स जल्दी से लिख लेते हैं। तो मैं लिख ले रहा हूँ। भारत चौकी गिलास रुमाल लैपटॉप जियो एयरटेल आदमी मान लीजिए राहुल गांधी तूफान जहाज। तो गाइज हमारा 10 पॉइंट्स लिख दिया हूँ, जो कि आप सुन लीजिए। भारत, दूसरा है चौकी, तीसरा गिलास, चौथा रुमाल, पांचवा लैपटॉप, छठा जियो, सातवां एयरटेल, आठवां आदमी, नौवां राहुल गांधी, 10वां तूफान और एक एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ जहाज। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं बिना रुके। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से प्रकार के लोग पाए जाते हैं। भारत में अगर आप आते हैं तो भारत में अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं, अनेक जाति के लोग पाए जाते हैं। यानी भारत में लोग जाति और धर्म में बटे हुए हैं। अगर कोई बाहरी विदेश का, यानी कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका से कोई आदमी आ रहा है और वह आकर अगर भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अगर वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यह क्या है। यह एक देश नहीं है, यह अनेक देश है। लेकिन ऐसा नहीं है, यही तो भारत की पहचान है, सभ्यता है, यही संस्कृति है कि भारत में सभी लोग प्रकार के लोग, सभी धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वो भी शांति के साथ रहते हैं। कभी कभी दंगा फसाद हो जाता है लेकिन सरकारें उन्हें कंट्रोल कर लेती है। भारत में अगर भारत में अक्सर करके भारत की राष्ट्रभाषा जो की है हिंदी, और भारत में इस टाइम सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है। अगर आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इधर आएंगे यूपी बिहार तो इधर भोजपुरी बोली जाती है, जो कि
एक अलग लैंग्वेज है। और आप अगर तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ पर तमिल बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ऐसे ही अलग अलग जितने भी भारत में स्टेट हैं, सभी में एक उनकी जो स्थानीय भाषा होती है उसका बहुत ज़्यादा जोर है। और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ये भी अच्छी बात है। अगर आप तमिलनाडु या केरला, कर्नाटक, बेंगलोर यहाँ सब जाते हैं तो वहाँ के लोग, अगर आप उनको उनकी स्थानीय भाषा नहीं पता है, तो आप उनको हिंदी और इंग्लिश के थ्रू अपनी विचार को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को रख सकते हैं और उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो भारत में बहुत से बिजनेस हैं। उसमें एक एक बिजनेस है जो एक बिजनेस क्या है, एक वो पाए जाते हैं जाति के लोग जो उस बिजनेस को करते हैं। अब तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि उसी जाति के लोग सिर्फ उस बिजनेस को करते थे। वह जाति है विश्वकर्मा, यानी कि बढ़ई बढ़ई जिनको हम कारपेंटर बोलते हैं। वे लोग लकड़ी से सामान का निर्माण करते हैं। कुर्सी बनाते हैं, मेज़ बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, सोने के लिए बेड बनाते हैं। तो कभी कभी जैसे कि मेरे घर में 2-3 चौकी है, वो भी बेड की तरह ही होता है सोने के लिए। गांव में बेड नहीं पाए जाते हैं। गांव में अक्सर करके चौकी बनी हुई मिलती है, चौकी रहती है, उसी पे सभी लोग सोते हैं। तो क्या हुआ कि आज ही के दिन मैं चौकी पे अपने सोया हुआ था। मैं भी एक भारत का ही नागरिक हूँ। मैं चौकी पे सोया हुआ था। बगल में मेरा छोटा भाई था। वो एक गिलास पानी लेकर उसे चौकी पे रख दिया था। मैं सोया हुआ था, मेरे पैर से पानी लग गया और गिलास से पानी पूरे चौकी पे गिर गया, जिसके कारण मेरी मम्मी जी गुस्सा होने लगी। अब जब वो गुस्सा होने लगी तो मुझे अब क्या करना है, थोड़ी डांट सुनाऊं, फिर एक रुमाल ले आऊं, फिर रुमाल से पूरी चौकी को, जितना भी पानी लगा था चौकी के ऊपर, सबको साफ़ किया हूँ। तो साफ़ करने के बाद मेरा मन किया है कि मैं अब क्या करूं। तो मैं चला गया हूँ अपना लैपटॉप चलाने के लिए। वहाँ पर भी मैं एक रुमाल रखा हूँ। लैपटॉप को मैं डेली रुमाल, जो एक रुमाल टाइप का ही है, कपड़ा है, उससे मैं साफ़ करता हूँ, जिससे डिस्प्ले सबसे हमारी अच्छी रहती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे लैपटॉप के बारे में कुछ बोलना है, तो लैपटॉप तो आज के इस टाइम में आपके पास लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो आप बहुत ही तकनीक से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज के छोटे छोटे बच्चे, 10 से 12 साल के बच्चे वेबसाइट बना दे रहे हैं, कुछ अलग ही कर दे, स्टार्टअप खोल रहे हैं। तो इसमें लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट, इन सब का बहुत ही बड़ा योगदान है। और इस टाइम इंटरनेट, पहले मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, लगभग 10 या 12 साल का रहा हूँगा, 10-12 या 6-8-9 साल का, तब इंडिया में भी कई कंपनियां पाई जाती थी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती थी, यानी कि उन्हें हम इंटरनेट प्रोवाइडर बोल सकते हैं। एयरटेल था, जियो था, टाटा डोकोमो था, एयरसेल था, टेलीनार, यूनिनार, ऐसे करके कई कंपनियां थी। लेकिन फिर जियो आया और इसने 2016 के, शायद 2016 या 17 में जियो आया, जो कि पूरी इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया। जो कंपनियां, छोटी कंपनियां थी, वो तहस नहस हो गई, क्योंकि इसने पूरा डाटा को फ्री कर दिया, कॉलिंग फ्री हो गई एकदम, जो कि कंपनियां सर्वाइव ही नहीं करें। आज इस टाइम में, करंट टाइम में जियो है, एयरटेल है, जो कि एयरटेल ही सिर्फ जियो को compete कर रहा है, यानी कि उसको टक्कर दे रहा है। और एक तीसरी कंपनी है एयरटेल का रहा VI, जो कि पहले 2 कंपनियां हुआ करती थी, वोडाफोन और आइडिया। लेकिन जियो के लॉन्च होने के बाद ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई, क्योंकि इनके आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो ये एक दूसरे में मर्ज होकर
अभी भी यह कंपनी सर्वाइव कर रही है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। और एक सरकारी कंपनी है BSNL, जिसको अक्सर लोग कहते हैं BSNL का फुल फॉर्म कि भाई साहब नहीं लगेगा। यह एक सरकारी कंपनी है, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो यह सभी कंपनी को पीछे कर सकती है, क्योंकि सरकार चाहे तब, क्योंकि सरकार अगर कुछ चाहेगी तो काम अच्छे से होगा, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि अब उस मैं राजनीति पर नहीं जाना चाहता हूँ। और एयरटेल भी एक अच्छी कंपनी है। एयरटेल में बहुत से आदमी काम करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। जियो भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो अच्छी बात है। एक आदमी है हमारे यूपी में, इंडिया में, राहुल गांधी, जो कि अच्छे आदमी हैं। वो उनको लोग पप्पू के नाम से जानते हैं। जो बीजेपी वाले हैं उनको पप्पू के नाम से घोषित कर दिए हैं, लेकिन मैं जब जितना उनको देखा हूँ, उनके बारे में पढ़ा या सुना हूँ, मेरे एनालिसिस से वो पप्पू नहीं, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या करें, राजनीति है, सबका अपना अलग अलग विचारधारा है। बीच में उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने पूरा ऐसे काम किया कि सपोज़ पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो पैदल चले। ऐसा नेता बहुत ही कम लोग मिलते हैं। जैसे गांधी जी थे, वह भी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ काम किया है, अच्छी बात है। और जब हम बात करते हैं पूरे भारत की, तो अभी भारत में भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अक्सर करके तूफ़ान आया करते हैं। अभी 3 दिन पहले जल्दी एक तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1 हफ्ते बारिश हुई है। तूफ़ान आते हैं, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, शायद 2015 या 2014 में हुदहुदवा तूफ़ान आया हुआ था। अगर आपको भी पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको याद है या नहीं याद है। और तूफ़ान में अक्सर करके जो पानी के जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़ होते हैं, वो डूब जाते हैं। अगर आपने टाइटैनिक फ़िल्म देखी होगी तो अभी उसमें भी एक तूफ़ान नहीं बोल सकते हैं, वो तो एक पर्वत था, उसका सिर्फ ऊपरी सतह दिख रहा था। और टाइटैनिक को इतना घमंड था कि यह तो इतना छोटा है, मैं इतनी बड़ा जहाज़ हूँ, मैं इसे जब टकराऊँगा तो पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहाड़ बहुत बड़ा था। वो तो सिर्फ उसका ऊपरी सिरा दिख रहा था, नीचे पहाड़ बहुत बड़ा था, जिसके कारण टाइटेनियम डूब गया। अक्सर कर चक्रवात आते हैं, तूफ़ान आते हैं, इनमें बहुत से जहाज डूबते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। तो यह भी एक कारण, यह चक्रवात तूफ़ान क्यों आते हैं, क्लाइमेट चेंज भी इसका एक कारण हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, सब कुछ जंगल काट दिए जा रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट तो हमारे वातावरण पे पड़ ही रहा है, जिसके कारण तूफ़ान आ रहा है। वो बिना गर्मी के, बिना बरसात के बरसात होने लग रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा, 50-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जा रहा है। ठंडी के मौसम जब ठंडी पड़ रही तो बहुत ठंडी पड़ रही, नहीं तो ठंडी थोड़ा सा पड़ भी नहीं रही है। तो ये सब रीज़न है। तो क्लाइमेट चेंज का भी रीज़न हो सकते हैं, और इसके अलग भी रीज़न हो सकते हैं, ये अलग बात है। तो मेरा जो 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस थी, उसमें मैंने 10 पॉइंट्स अपने भारत, चौकी, गिलास, रुमाल, लैपटॉप, जियो, एयरटेल, आदमी, राहुल गांधी, तूफ़ान और जहाज़, जो मेरे सभी पॉइंट्स हैं, मैंने उनको कवर कर दिया। तो मेरी प्रैक्टिस हुई है ख़त्म। अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप भी 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। मैं भी ये टेस्ट कर रहा हूँ, आज तीसरा दिन है,
मैं यह गोल रख के चला हूँ कि मैं देखूँ कि आज 1 नवंबर को मैं स्टार्ट किया था, अब 31 दिसंबर जो कि मेरा इस चैलेंज का यानी मेरी प्रैक्टिस का आखिरी दिन रहेगा। जहाँ तक उम्मीद है, मैं अगर इम्प्रूवमेंट मिलेगी तो मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आप भी अगर चाहते हैं मेरी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए कि लास्ट दिन क्या हो या कैसे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो बात करते करते अटक जाता है या आप भी अटक जाते हैं। तो वीडियो को देखा करिए और आप भी प्रैक्टिस किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।